हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे सेकंड पार्ट ऑफ रिसोर्स। सो स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। तो रिसोर्स जो है तो इंसान के ये सर्वाइवल के लिए और उसके इनके लाइफ मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रिसोर्स नहीं होंगे तो इंसान का जीना मुश्किल है। फॉर एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, अगर पानी नहीं होगा तो लाइफ जो है इंसान की बहुत कठिनाई से जो जाएंगी, या इंसान सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। या फिर लैंड अगर नहीं रहेगा, या अगर पूरी ज़मीन बंजर हो गई तो क्रॉप नहीं होगा तो इंसान सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन जो है ह्यूमन रिसोर्स को ऐसा समझता है जैसे उसको फ्री गिफ्ट मिला है नेचर का। इसलिए रिसोर्स को इनडिस्क्रिमिनेटली जो है बिना कोई भेदभाव के इतना जो है यूज़ करता है, बिना सोचे समझे कि उससे जो है कुछ बड़े प्रॉब्लम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे देख सकते हैं हम, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ द फ्यू इंडिविजुअल। तो जो कुछ इंडिविजुअल की जो है ग्रीड के लिए नेचुरल रिसोर्स ख़त्म हो रहे हैं, जिससे और परेशानी है। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन द फ्यू हैंड। तो अगर रिसोर्सेज कुछ लोगों के हाथ में आ जाएंगे तो फिर ये एक वैल्यू बन जाएंगी, एक गैप बन जाएंगी। कुछ लोगों के पास में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है और कुछ लोगों के पास में थोड़े से रिसोर्स है। तो इसके वजह से जो है सोसाइटी गरीब और अमीर में डिवाइड हो जाएंगी। और इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन जो होता है रिसोर्स का, उसकी वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग होती है। ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है, ओजोन लेयर में जो है भी छेद हो गए। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है और लैंड डिग्रेडेशन होता है। ये कैसे होता है? मान लीजिए नदी के पास में जो मिट्टी होती है तो उसका जो है उसको अगर आप ज़्यादा निकाल लोगे, जो रेती माफिया उसको ज़्यादा निकाल लेते हैं, तो वहाँ पे जो पानी एक्यूमुलेट होता है तो वो नहीं हो पाएगा। उससे आसपास का जो एरिया है वहाँ पे पानी की कमी हो जाएंगी। ठीक है, जो मिट्टी होती है, रेती होती है, तो वो पानी को जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखती है। ये एग्जांपल हो गया। कोल का देखिए, अगर आज की तारीख में हम जो है कोल या पेट्रोलियम का अगर बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इससे जो है दिक्कत हो जाएंगी, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो जाएगा और आगे जाके फ्यूचर जनरेशन के लिए ये रिसोर्सेस रहेंगे नहीं। एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम असेंशियल फॉर सस्टेनेबल क्वालिटी एंड ग्लोबल पीस। ठीक है, तो जो है इक्विटेबल यानी सबके पास में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इक्विटेबल का मतलब क्या होता है? जिसे जितनी ज़रूरत है उतना उसे मिलना चाहिए। ठीक है, तो इक्विटेबल जो है डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा? किसी के पास में ज़्यादा रिसोर्स है और किसी के पास में कम है। तो जिसके पास में कम है और उनकी जो है ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, तो फिर बाद में जो है यहाँ पे थोड़ा सा दंगल हो जाएगा, या जो है ग्लोबल पीस जो है वो मेंटेन नहीं रह पाएगा। अगर जो आज के तारीख में हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं रिसोर्स को, अगर उसी तारीख में अगर हम जो है इसे करते रहे तो कुछ ही सालों में जो है ख़त्म हो जाएगा रिसोर्स, और फिर जो है आगे के फ्यूचर के लिए डेंजर है। जैसे हम देख सकते हैं एग्जांपल, अमेरिका में जो है पर पर्सन एनर्जी जो रिक्वायरमेंट वो कई ज़्यादा है रादर दैन इंडिया। अगर मान लीजिए इंडिया में हर पर्सन जो है 10 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है एक महीने में फॉर एग्जांपल, और अमेरिका में वो होता है 100 यूनिट पर पर्सन। ऑयल का यानी पेट्रोल डीजल का भी ऐसे कुछ पकड़ लीजिए, अगर हर पर्सन इंडिया में 10 लीटर जो है ऑयल यूज़ कर रहा है तो अमेरिका में वो 200 लीटर है। तो जो है कुछ कंट्री भी एक्सप्लॉइट कर रही है, कुछ लोग जो है जो जिसके पास रिसोर्स है तो वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इससे जो है चिंता का ये विषय है। इसीलिए जो है रिसोर्स की प्लानिंग बहुत ज़रूरी हो गई है। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। ठीक है, सस्टेनेबल जो है डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी प्रेजेंट रेट ऑफ जो है डेवलपमेंट को, उसे भी हमें डेवलपमेंट भी शुरू रखना है। ठीक है, और हमें जो है फ्यूचर की भी और इन्वायरमेंट की दोनों की चिंता करना है। तो ऐसा कुछ कि जो बीच का रास्ता है कि जिससे इन्वायरमेंट भी बचा रहे और जो है फ्यूचर का भी ख्याल रखा जाए और डेवलपमेंट भी चलता रहे, तो इसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। रियो दी जेनेरियो, ये जो है ब्राज़ील की कैपिटल है। तो यहाँ पे एक जो पूरे देश के 100 देश के जो है लीडर यहाँ पे आए थे और इन्होंने जो इन्वायरमेंट के ऊपर चिंता जताई थी और एक मीटिंग रखी थी। तो इसे जो है एक समिट हुई थी, वहाँ पे लोगों की मीटिंग हुई थी जो 100 देश के हेड के, तो उसे अर्थ समिट भी कहा जाता है, जो हुई थी ब्राज़ील के कैपिटल में रियो दी जेनेरियो में।
तो यहाँ पे 100 देश के हेड आए थे और वहाँ पे जो है एक इंटरनेशनल समिट हुई थी जिसे अर्थ समिट कहते हैं। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे अर्जेंट जो है प्रॉब्लम इन्वायरमेंट से रिलेटेड इसके बारे में बात की गई, उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो है ग्लोबल लेवल पे कैसे किया जाए इसके बारे में बात हुई। और जहाँ जितने भी लीडर्स आए थे तो उन्होंने जो है एक डिक्लेरेशन पे साइन किया जिसका नाम था डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड एक्सेप्टेड द एजेंडा 21। तो जो ये रियो कन्वेंशन में जो 100 देशों ने ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल जो है इसको एक्सेप्ट किया और एजेंडा 21 को एक्सेप्ट किया टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21 सेंचुरी। तो एजेंडा 21 क्या है? इन द डिक्लेरेशन साइन बाय वर्ल्ड लीडर इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो जो समिट का नाम था तो उसे समिट भी कहा जाता है, तो उसे ऑर्गेनाइज किसने किया था? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट जो रियो में हुआ था। उसका एम था अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज़ एन एजेंडा टू कम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज। तो ये जो एजेंडा 21 है तो ये एजेंडा है कि जो इन्वायरमेंटल डैमेज हुआ तो उसे बचाया जाए, पोवर्टी डिसीज़ थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन जो है कॉमन इंटरेस्ट से इसे कम किया जाए, लोगों की म्यूचुअल नीड शेयर की जाए और वहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो लेनी चाहिए। जैसे जो डेवलप नेशन है तो डेवलपिंग नेशन या जो है पुअर नेशन को टेक्नोलॉजी से मदद करेंगे, पैसों से मदद करेंगे, इस तरीके से। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज़ डैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। तो इसका जो एक भाग था एजेंडा 21 का तो ये भी था कि हर लोकल गवर्नमेंट ने खुद का एक एजेंडा 21 बनाना चाहिए। रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स की प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपके पास में 1000 रुपये है तो आपको ये प्लान करना बहुत ज़रूरी है कि वो 1000 रुपये आप खर्च कैसे करोगे, क्योंकि वो आपके पास में 1000 रुपये रिसोर्स हो गए। अगर आप बिजनेसमैन होंगे तो उसे जो है बिज़नेस में लगाओगे, ठीक है। अगर आप कोई जॉब पे होंगे तो फिर आप सोचोगे कि इसको मैं एफडी करवा देता हूँ या कोई जो है गवर्नमेंट की स्कीम में पैसा डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये रिसोर्स है। तो इसी तरीके से जो दूसरे भी रिसोर्स है तो उनकी प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर प्लानिंग नहीं करोगे तो आप उसे सही से यूटिलाइज़ नहीं कर पाओगे, तो आपको जो है उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा या आपका रिसोर्स वेस्ट हो जाएगा। प्लानिंग जो है, और इंडिया जैसे कंट्री में जो है प्लानिंग बहुत ज़रूरी है जहाँ पे जो है इनॉर्मस डाइवर्सिटी है और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। और इंडिया में जो कुछ रीजन है तो वहाँ पे जो है कुछ रिसोर्स की कमी है, कुछ जगह पे जो है बहुत सारे रिसोर्स है और कुछ जगह पे जो है सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है। उसके पास में जो है जो रिसोर्स होना चाहिए वो है, और कुछ रीजन के पास में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है रिसोर्सेज का। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में, तो ये जो है झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये रीजन में जो है मिनरल्स और कोल अच्छा है। इसमें हम कंसिडर कर सकते हैं महाराष्ट्र का ईस्टर्न पार्ट भी, जिसमें आ गया है चंद्रपुर, गोंदिया, नागपुर, भंडारा, गढ़चिरौली, ओके। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश जो है नॉर्थ ईस्ट में आता है। यहाँ पे पानी जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है रिसोर्स है। स्टेट ऑफ राजस्थान में जो है सोलार एनर्जी और विंड एनर्जी बहुत अच्छे से जो है अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे जो है पानी की कमतरता है। लद्दाख जो है कोल्ड डेजर्ट है और हमारे जो है बाकी कंट्री से आइसोलेटेड है। यहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा है और यहाँ पे जो है टूरिज़्म की अपॉर्चुनिटी अच्छी है और यहाँ का रिच कल्चरल हेरिटेज है, लेकिन यहाँ पे जो है बाकी जो रिसोर्स की कमी है, जैसे पानी की कमी है और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और मिनरल्स की कमी है। वहाँ पे कोल वगैरह जो है नहीं मिलता है, ऑयल नहीं मिलता है। तो इसके लिए जो है हमें रिसोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा। जहाँ पे अधिक मात्रा में रिसोर्स है तो वहाँ से जहाँ पे कम मात्रा में है तो उन लोगों को देना पड़ेगा।
जैसा मान लीजिए झारखंड में कोयला है, तो वहाँ के लोग सिर्फ कोयला यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। झारखंड का कोयला जो है तो वो मुंबई में जाएगा, दिल्ली में जाएगा, वहाँ की इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होगा। तो इसी तरीके से जो है रिसोर्स का प्लानिंग करना ज़रूरी है। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग जो है एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, इसमें आइडेंटिफिकेशन है इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ कंट्री। तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा रिसोर्स कहाँ पे और कितना रिसोर्स है, ठीक है। उसकी मैपिंग करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, जाके मैपिंग करना पड़ेगा, ठीक है। मैप में बताना पड़ेगा कि ये रीजन के यहाँ पे, जैसे चंद्रपुर एक डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पे जो है कोल कहाँ पे मिलता है, चंद्रपुर एरिया में मिलता है, बल्लारसर एरिया में मिलता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो है चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के मैप पे मार्किंग करना पड़ेगा और यहाँ पे बताना भी पड़ेगा कि कौन सी क्वालिटी का है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल रहता है एंथ्रासाइट, जो झारखंड में मिलता है, और उसके बाद रहता है बिटुमिनस, तो चंद्रपुर में मिलता है बिटुमिनस, ठीक है। तो इसकी जो है हमें कौन से क्वालिटी का पता करना पड़ेगा और कितने क्वांटिटी में है। अगर कम क्वांटिटी में रहा तो उसके लिए जो है हमें माइनिंग करना जो है इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं रहेगा, ठीक है, परवड़ेगा नहीं। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में तो उसके लिए किया जा सकता है। तो ये भी जो है चीज़ें देखना पड़ता है। इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर endowed with appropriate technology, skill and institution setup for implementing resource development plan। तो ये रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए फिर हमें जो है टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल करना है, कि स्किल कौन सी लगेंगे, और एक इंस्टीट्यूशन, एक कंपनी जो है उसका सेटअप करना बहुत ज़रूरी है। मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। तो हमें जो है रिसोर्स डेवलपमेंट का जो एक प्लान बनेगा उसको नेशनल डेवलपमेंट के प्लान से मैच करना पड़ेगा, तभी ओवरऑल जो है देश का डेवलपमेंट होगा। इंडिया ने जो है रिसोर्स प्लानिंग के जो है शुरुआती से जो है अच्छे एफर्ट बनाए हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो 5 ईयर प्लान यानी क्या होता है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो गवर्नमेंट का एक विज़न था कि हमें 5 साल में क्या करना है और किस चीज़ पे फोकस करना है। तो इसके वजह से जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने ये फ्रेम किए थे 5 ईयर प्लान। तो 1951 से जो है ये 5 ईयर प्लान शुरू हुआ। तो हर 5 साल में जो है स्टार्टिंग में ही गवर्नमेंट सोच लेती थी कि उन्हें कौन सी चीज़ पे फोकस करना है ये 5 साल में। जैसे मान लीजिए पहला जो 5 ईयर प्लान था तो वहाँ पे एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया, ठीक है, 51 से लेके 56 तक। फिर सेकंड 5 ईयर प्लान 56 से लेके 61 तक है, वहाँ पे जो है हेवी इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया गया। तो इसलिए 5 ईयर प्लान बनाया गया था। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, ठीक है। तो कोई भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए जो है रिसोर्स के अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ रिसोर्स के अवेलेबल होना जो है ये ज़रूरी नहीं है। रिसोर्स के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। अगर वो एरिया में रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी नहीं है या इंस्टीट्यूशन नहीं है तो उसका डेवलपमेंट रुक सकता है। जैसे देख लीजिए आप, अफ्रीका में जो है बहुत कंट्री जो है रिच इन रिसोर्स है लेकिन उनके पास में टेक्नोलॉजी नहीं है। और जापान जैसे जो है कंट्री है जहाँ पे रिसोर्स कुछ भी नहीं है, वो बाहर के देश से जो है रिसोर्स लेता है, तो वो है डेवलप नेशन है क्योंकि जापान के पास में टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो अगर आपके पास रिसोर्स है और टेक्नोलॉजी है तो ही डेवलपमेंट मुमकिन है। सिर्फ रिसोर्सेज होने से काम नहीं जमेगा। इसलिए मेनी रीजन जो है इन आवर कंट्री डेट आर रिच इन रिसोर्स बट दे आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। तो हमारे इंडिया में भी ऐसा है कि कुछ जो जगह है वो वहाँ पर रिसोर्सेज तो बहुत है, ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो बैकवर्ड रीजन में आते हैं। तो ऐसे ही मैंने आपको साउथ अफ्रीका का एग्जांपल दिया, रिसोर्सेज है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं, इसलिए बैकवर्ड रीजन में आते हैं। साउथ अफ्रीका नहीं, सॉरी, अफ्रीकन देश, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी देयर आर सम रीजन विच हैव द पुअर रिसोर्स बेस बट आर इकोनॉमिकली डेवलपमेंट, जैसा एग्जाम्पल दिया था जापान का। हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील, तो जो कॉलोनाइजेशन की हिस्ट्री है तो उसमें भी इनका हमें पता चलता है कि जो देश थे जिसने दूसरे देश को कॉलोनी बनाया था तो उनका भी जो अट्रैक्शन था तो रिच रिसोर्स था वो कंट्री के, ठीक है। तो उन लोगों ने उस जो कंट्री को इन्वेट जो है अपना टेक्नोलॉजी पे कर पाए, उनके पास में हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी थी, तो इसकी वजह से जो है मुमकिन हुआ, उन्होंने एक्सप्लॉइट किया वो देश को और अपनी सुप्रीमेसी बना के रखी।
Therefore, resource can contribute to develop it only when they are accumulated by appropriate technology. ठीक है, अगर रिसोर्सेज के साथ साथ टेक्नोलॉजी है और इंस्टीट्यूशन है तो ही वो डेवलपमेंट हो सकता है। और इंडिया ने जो है तो अपने कॉलोनाइजेशन के अलग अलग फेस में जो है ये सब देखा है, इसीलिए इंडिया ने अपना इन जनरल रिसोर्स डेवलपमेंट जो है इन पर्टिकुलर किया है ये टाइम में और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स को देखते हुए। बट ऑल्सो द टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड हिस्ट्री एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल, तो ये सबको देखते हुए इंडिया ने अपने रिसोर्स को डेवलपमेंट किया है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, तो रिसोर्स को कंजर्व कैसे किया जा सकता है, बचाया कहा जा सकता है, जो है उसको वेस्टेज होने से कैसे बचा सकते हैं। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी, ठीक है, बिना रिसोर्सेज के डेवलपमेंट एक्टिविटी मुश्किल है। लेकिन बिना सोचे समझे जो है इरेशनल कंजम्पशन और ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से जो है सोशल, इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी होते हैं। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इम्पॉर्टेंट। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर एंड द थिंकर इन द पास्ट। तो ये जो कंसर्न था तो ये पहले की भी लीडर का था, तो गांधी जी ने जो है इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी और कंसर्न अपना बताया था। रिसोर्स कंजर्वेशन अपने वर्ड में, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रेट। तो दुनिया में जो है सबके ज़रूरत के लिए भरपूर है, लेकिन किसी एक इंसान के लालच के लिए जो है कुछ भी, यानी उसके लालच पूरे होने के इतना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंसान की लालच जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। मान लीजिए अभी आपके पास में कार नहीं है, लेकिन आपके पास में कार आ गई, फिर आप क्या सोचेंगे कि आपको ये कार नहीं, टॉप वाली जो है लेटेस्ट मॉडल चाहिए। फिर लेटेस्ट मॉडल भी आ गया तो आप नहीं, ये गाड़ी से नहीं जाएंगे, आपको फिर लैम्बोर्गिनी चाहिए। अगर आपके पास वो भी आ गया तो नहीं। तो इंसान जो है उसकी लालच कभी ख़त्म नहीं होती, इसलिए गांधी जी ने स्टेटमेंट किया था। ही प्लेस द ग्रीड एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज द रूट कॉज ऑफ द रिसोर्स डिप्लीटेशन एट द ग्लोबल लेवल। तो गांधी जी को लगता था कि इंसान का जो है लालची और सेल्फिश जो है कैरेक्टर और एक्सप्लॉयटेटिव नेचर जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, तो यह रूट कॉज है रिसोर्स के डिप्लीशन की वजह से। इसलिए उन्होंने कहा था कि मास प्रोडक्शन से अच्छा है कि प्रोडक्शन बाय मास कीजिए। मास प्रोडक्शन यानी जो मशीनों से जो है बहुत सारे मात्रा में प्रोडक्ट बनते हैं, उससे अच्छा है कि आप लोगों से प्रोडक्शन करवाइए, ठीक है। At the international level, the Club of Rome advocate resource conservation for the first time in more systematic way in 1968। तो सबसे पहले जो रिसोर्स कंजर्वेशन की बात किसने की थी? क्लब ऑफ रोम ने किया था। कब किया था? 1968 में किया था। Subsequently in 1974 Gandhian philosophy was once again presented by Schumacher। तो गांधी जी की जो फिलोसॉफी थी तो शूमेचर ने और एक बार अपने बुक में बताया, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। द सेमिनल कंट्रीब्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू द रिसोर्स कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल वॉज मेड बाय द ब्रुटनलैंड कमीशन रिपोर्ट। तो ये जो कमीशन की रिपोर्ट थी तो उसने भी जो है यही सेम चीज़ बताई थी 1987 में। दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट एट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये जो कमीशन थी तो इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो है कंसेप्ट सामने रखा और एडवोकेटेड इट एज अ मीन फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन। तो रिसोर्स कंजर्वेशन का एक तरीका है ये बताया, विच वॉज सब्सिक्वेंटली पब्लिश इन अ बुक एंटाइटल आवर कॉमन फ्यूचर। जिसके बारे में कमीशन ने जो ये बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, तो एक बुक में जब लिखा गया तो उसका बुक का नाम क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। अनदर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज मेड ऑन द अर्थ समिट। तो इसके बाद में जो है जो ठोस कदम रखे गए थे वो रखे गए थे अर्थ समिट में रियो दी जेनेरियो में 1992 में। लैंड रिसोर्स, तो जो लैंड है तो लैंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। हम रहते भी लैंड में हैं, हमें खाना भी लैंड से मिलता है, हम कमाते भी लैंड से है और हम जो है घूमते फिरते भी लैंड पे, यानी हमारा सब कुछ जो निर्भर है वो लैंड पे है। तो इसलिए लैंड जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स है और लैंड जो है वो लिमिटेड भी है। हम लैंड को बढ़ा नहीं सकते, ठीक है, और बना भी नहीं सकते, तो लिमिटेड रिसोर्स है। लैंड जो है हमारे नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करता है, वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है, ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी को सपोर्ट करता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन भी लैंड पे होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम भी सब यानी लैंड पे ही डिपेंड है।
इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। तो इंडिया का जो लैंड है तो अलग अलग वेराइटी जो है रिलीफ फीचर्स में डिस्ट्रीब्यूट है। कई जगह पे जो है बड़े बड़े पहाड़ हैं, माउंटेन्स है, कई जगह पे प्लेट्यू है, और कई जगह पे प्लेन्स है, सीधा साफ मैदान है, और कई जो है आइलैंड है। तो इंडिया का जो है 43% एरिया जो है वो प्लेन है, साफ़ मैदान है। और साफ़ मैदान जो है ये एग्रीकल्चर के लिए जो है प्लेन मैदान बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे इंडस्ट्री के लिए जो है अच्छा रहता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। क्योंकि जो है पहाड़ में ऊबड़ खाबड़ पहाड़ रहता है, पहाड़ पे जो है एग्रीकल्चर मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी मुश्किल होता है और इंडस्ट्री बनाना भी मुश्किल होता है। तो इसलिए प्लेन जो है तो ये बहुत फ़ायदेमंद है इन चीज़ों के लिए। माउंटेन जो है इंडिया में के 30% लैंड को कवर करते हैं, और माउंटेन की वजह से जो है हमेशा 12 महीने पानी का फ्लो जो है रिवर में बना रहता है। जैसे गंगा जो नदी में 12 महीने पानी जो है माउंटेन की वजह से, गंगोत्री की वजह से बना रहता है। और माउंटेन जो है वहाँ पे टूरिज़्म और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। घूमने फिरने लोग जाते हैं, हिमालय जाते हैं, हिमाचल प्रदेश जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं। और 27% जो एरिया है तो वो प्लेट्यू रीजन में है। तो हमारा जो महाराष्ट्र है वो भी प्लेट्यू पे बसा है, डेक्कन प्लेट्यू पे, ठीक है। माउंटेन जो है ये इस तरीके से रहते हैं, ठीक है, ओके, ये माउंटेन हो गया। प्लेन्स ये रहते हैं और प्लेट्यू कुछ ऐसे रहते हैं, ओके, या फिर प्लेट्यू रहेगा ऐसा। तो ठीक है, ये डिफरेंस समझ लीजिए, ये है माउंटेन, ये है प्लेट्यू, और ये प्लेन। प्लेन सीधा रहेगा, प्लेट्यू जो है ऐसा थोड़ा सा उठ के ऐसा रहेगा, ओके। तो प्लेट्यू से जो है हमें फॉसिल फ्यूल मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, और फॉरेस्ट भी जो है प्लेट्यू पे अच्छा रहता है। लैंड यूटिलाइजेशन, तो हम लैंड को यूटिलाइज कैसे करते हैं उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। पहला है फॉरेस्ट। लैंड पे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट तो आपको पता है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, तो कल्टीवेशन के लिए जो लैंड अवेलेबल नहीं है तो उसमें पहले कैटेगरी है बैरन लैंड, यानी बंजर ज़मीन, और वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड यानी जहाँ पे खेती नहीं की जा सकती, जैसे मार्शी लैंड हो गए, दलदली ज़मीन, रॉकी लैंड जहाँ पे पत्थर ही पत्थर है, डेजर्ट है, ठीक है, ये सब वेस्ट लैंड में आता है। लैंड पुट फॉर नॉन एग्रीकल्चर यूज़, तो नॉन एग्रीकल्चर यूज़ यानी क्या होता है, हमारे जो है रोड जहाँ पे बनते हैं, जहाँ पे बिल्डिंगें बनती है, जहाँ पे इंडस्ट्री बनती है, ठीक है, तो ये सब जो है नॉन एग्रीकल्चर यूज़ में आ गया है। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फॉलो लैंड, तो फॉलो लैंड क्या होता है बाद में देखेंगे। तो दूसरा जो है अनकल्टिवेटेड लैंड, तो परमानेंट पास्टर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, तो पास्टर लैंड ग्रेजिंग लैंड यानी क्या, जो हमेशा के लिए जो है भेड़ बकरी चराने के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे खेती नहीं होती, तो ये अनकल्टिवेटेड लैंड में आ गया। दूसरा है लैंड यूज़, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोथ, तो वो ज़मीन जहाँ पे जो है अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी जो है कल्टीवेशन नहीं होता है। कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, तो 5 साल से जो ज़मीन पे कल्टीवेशन नहीं हुआ है, पहले होता था 5 साल हो गए हैं या उससे ज़्यादा हो गए हैं, अभी कल्टीवेशन नहीं हुआ है, तो कल्चरेबल वेस्ट लैंड कहते हैं। अगर 5 साल से कम अगर होता तो उसे क्या कहते हैं, तो अभी देखते हैं फॉलो लैंड। तो करंट फॉलो क्या होता है, जो ज़मीन पे 1 साल या उससे कम तक के एग्रीकल्चर नहीं हुआ, तो कुछ ज़मीन ऐसी रहती है जहाँ पे जो है उतनी वो उपजाऊ नहीं रहती, उतनी फर्टाइल नहीं रहती है, तो उसे साल में एक बार कर देते हैं, ठीक है, उसको कल्टीवेशन करते हैं। एक बार कल्टीवेशन हुआ तो फिर उसको फार्मर वैसे ही छोड़ देता है उसको फर्टिलिटी रीगेन करने के लिए, तो उसे फॉलो लैंड पकड़ लेंगे, ठीक है। तो अगर 1 साल या उससे कम समय तक के लिए अगर वो ऐसे छोड़ दिया जाए तो उसे करंट फॉलो कहेंगे। और वही ज़मीन अगर 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम, 1 साल से अब 1 साल से ज़्यादा और 5 साल तक के अगर अनकल्टिवेटेड है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अदर देन करंट फॉलो लैंड। और अगर 5 साल से ज़्यादा अगर जो है अनकल्टिवेटेड रह गया तो कल्टिवेबल वेस्ट लैंड। तो इस तरीके से हमने डिवाइड किया है। नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया नहीं क्या हुआ है, आपके पास मान लीजिए 2 एकड़ खेती है, तो आपका वहाँ पे नेट सोन एरिया कितना हुआ, 2 एकड़, ठीक है। या फिर मान लीजिए आपके पास में 2 एकड़ खेती है, उसमें आपने जो है एग्रीकल्चर 1 ही एकड़ पे किया, तो आपका नेट सोन एरिया क्या हुआ, 1 एकड़, ओके। और
ग्रॉस क्रॉपिंग एरिया। ग्रॉस क्रॉपिंग एरिया यानी मान लीजिए आपने 1 एकड़ पे जो है 3 बार क्रॉप लिया है। जैसे रेनी सीज़न में आपने चावल उगा लिया है, उसके बाद में आपने पल्सेस उगा लिए हैं, उसके बाद में आपने बल्स उगा लिए। बल्स यानी ये हो गया है अपना आपका कांदा हो गया है, तो ऐसा कुछ बना लिया। तो आपका नेट समझ रहे कितना हुआ, 1 एकड़ आपने बारिश में किया था, 1 एकड़ उसके बाद में आपने विंटर में किया था, और 1 एकड़ समर में किया। तो आपका नेट ग्रॉस क्रॉप एरिया जो है 3 एकड़ हो गया है। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय बोथ फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी। तो लैंड के यूज़ के लिए जो है ये फैक्टर बहुत ज़रूरी है, फिजिकल फैक्टर बहुत ज़रूरी है। टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप एज वेल एज ए ह्यूमन फैक्टर, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी और कल्चर एंड ट्रेडिशन। टोपोग्राफी, जैसे पहाड़ है तो पहाड़ पे कोई कंपनी या घर बनाना मुश्किल है, तो टोपोग्राफी भी हम देखते हैं। क्लाइमेट, अगर कहीं का क्लाइमेट बहुत हार्श है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बारिश नहीं आती, तो वहाँ पे कोई घर बनाने के पहले सोचेगा या वहाँ पे ऐसी इंडस्ट्री डालने के लिए सोचेगा कि जहाँ पे जो है पानी की ज़रूरत पड़ती हो। ठीक है, तो ये चीज़ें जो कंसिडर करते हैं। सॉइल टाइप, अगर आपको एग्रीकल्चर करना है तो आप सॉइल का जो है कौन सी टाइप की सॉइल है ये कंसिडर सबसे पहले करोगे, क्योंकि अलग जो है टाइप के वेराइटी के सॉइल में अलग क्रॉप जो है बनते हैं। जैसे ब्लैक सॉइल जो है ये कॉटन के लिए बहुत अच्छी है, और एलुवियल सॉइल जो है राइस कल्टीवेशन के लिए अच्छी है। पॉपुलेशन डेंसिटी, तो पॉपुलेशन डेंसिटी का एग्जांपल देखते हैं दिल्ली। दिल्ली में मान लीजिए बहुत अच्छे एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन दिल्ली में एग्रीकल्चर नहीं कर सकते क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है। या मुंबई का एग्जांपल ले लीजिए, इतनी पॉपुलेशन है, वहाँ पे लोगों को सबसे पहले रहने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। जैसे दुबई ने किया है, पाम आइलैंड बनाया है, तो समंदर के अंदर पाम आइलैंड बनाया है, कैसे? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। और कल्चर और ट्रेडिशन भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। टोटल जोग्राफिकल एरिया जो है इंडिया का वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और लैंड यूज जो डेटा है हमारे पास में तो सिर्फ जो है 93% का है। तो सर बाकी 7% कहाँ पे गया? बाकी 7% जो है लैंड वहाँ पे सर्वे नहीं हो पाया। ये कुछ पार्ट जो है नॉर्थ ईस्ट का है, एक्सेप्ट आसाम, जहाँ पे जो है सर्वे बराबर हो नहीं पाया है। ठीक है, कुछ जो है डिफ़िकल्टीज़ की वजह से। और कुछ एरिया जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर का है, जो पाकिस्तान और चाइना के अंडर में है, तो वहाँ पे भी सर्वे नहीं हो पाया है। ये आप इमेज में देख सकते हो कि प्लेन, माउंटेन और प्लेट्यू के बारे में 30% माउंटेन्स एरिया ने कवर किया है इंडिया का लैंड, 27% प्लेट्यू ने किया है, और 43% जो है प्लेन्स ने किया है। जनरल लैंड यूज़ कैटेगरी 1960-61 का जो है हमारे पास में डेटा है, और जनरल लैंड यूज़ कैटेगरी जो है 2002 एंड 3 का डेटा है। तो इसमें हम कंसिडर करेंगे, सबसे पहले देखिए फॉरेस्ट। तो 18.11% जो है इंडिया का पूरे लैंड का एरिया का जो है फॉरेस्ट था 60-61 में, और अभी जो है ये बढ़ गया है, फॉरेस्ट जो है 22.57% हो गया। ये अच्छी बात है। उसके बाद में देखते हैं बैरन एंड वेस्टलैंड। तो बैरन एंड वेस्टलैंड जो था 12% था, तो अभी कम हो गया है। जैसे पॉपुलेशन हमारी बढ़ गई है, तो हमने बैरन लैंड को इस्तेमाल कर लिया है रोड बनाने में, घर बनाने में, इंडस्ट्री बनाने में, इसलिए कम हो गया है। उसके बाद में देखते हैं एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज़। तो नॉन एग्रीकल्चर यूज़ में वही आ गया है, घर वगैरह। तो ये देखिए, ये पहले 4.95% था, तो अब ये बढ़ गया है 7.92% नॉन एग्रीकल्चर। उसके बाद में परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, तो ये था पहले 4.71% परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, तो अब ये भी जो है कम हो गया है, 3.45% हो गया है। ठीक है, उसके बाद में एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री एंड ग्रूव्स, तो ये था पहले 1.5%, तो ये भी अब कम हो गया है 1.10%। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कल्चरेबल वेस्टलैंड, जो 5 साल से ज़्यादा हो गया, जो जिस पे कल्टीवेशन नहीं हुआ है। वो पहले था 6.23% और अब है ये 4.41%। उसके बाद में देखेंगे फॉलो अदर देन करंट फॉलो, यानी फॉलो अदर देन करंट फॉलो, यानी जो ज़मीन पे 1 साल से ज़्यादा हो गया कल्टीवेशन नहीं हुआ और 5 साल से
कम हुआ है जहाँ पे, या 5 साल तक की हुई जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हुआ। तो पहले था 3.51% और अब ये है 8.2%। तो ये भी जो है बढ़ गया है, एरिया बढ़ गया है फॉलो अदर देन करंट फॉलो। उसके बाद देखते हैं हम करंट फॉलो। करंट फॉलो पहले था 3.73% और अब हो गया ये 7%। इसका मतलब क्या है, पहले जो है फॉलो लैंड जो 1 साल से कम, करंट फॉलो लैंड 1 साल से कम जो है के लिए ज़मीन को छोड़ दिया जाता, तो उसकी अभी मात्रा बढ़ गई है। पहले 3.73% था, तो अब जाके हो गया 7.03%। उसके बाद में देखते हैं हम नेट सोन एरिया, जहाँ पे जो है हम कल्टीवेशन करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। तो पहले था ये 45.26% और ये हो गया है 43.21%। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कुछ जो है गलत है, बुक में दिया है 46%, तो यहाँ पे करेक्शन है 46%, ये भी बढ़ गया है। करंट हमारा एग्रीकल्चर एरिया जो है 46.24%। ओके, और यहाँ पे जो है करंट फॉलो भी जो है बुक में दिया है 4.76%, थोड़ा सा करेक्शन है। देख लीजिए आपके बुक में अगर ये डेटा होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। Land under permanent pasture has also decreased. How are we able to feed our huge cattle population on this pasture land and what are the consequences of it? तो pasture land कम हो गया तो हम इतने सारी जो है कैटल्स हमारे उसको कैसे फीड करेंगे। मोस्ट ऑफ द अदर दैन द करंट फॉलो लैंड आर आइदर ऑफ द पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच लैंड इज़ वेरी है। तो अदर दैन जो है करंट फॉलो लैंड, तो उसकी जो क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुअर है, या वहाँ पे कल्टीवेशन बहुत महंगा है, तो इसलिए वहाँ पे कल्टीवेशन जो है साल 2 साल में एक बार किया जाता है। अगर उसको नेट सोन एरिया में कंसिडर किया जाए अदर दैन करंट फॉलो लैंड, तो फिर जो है नेट सोन एरिया का परसेंटेज 54 हो जाएगा। द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया आर वेरीड ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट। तो जो है नेट सोन एरिया का पैटर्न हर स्टेट में अलग अलग है। पंजाब और हरियाणा में 80% जो ज़मीन है वहाँ पे कल्टीवेशन होता है, और अरुणाचल प्रदेश में 10% से भी कम जो है, अरुणाचल, मिज़ोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार में वहाँ की 10% ज़मीन से भी कम में जो है कल्टीवेशन होता है। फॉरेस्ट एरिया इन कंट्री इज़ फार लोअर दैन द डिज़ायर 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया। तो फॉरेस्ट एरिया जो है हमारे इसमें कितना है 22.53% और डिज़ायरेबल कितना है 33%। तो डिज़ायरेबल कैसे हुआ, तो एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनी थी 1952 में। तो यहाँ पे डिसाइड हुआ कि जो है इन्वायरमेंट को बराबर बैलेंस रखने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए एक रीजन का 33% जो है एरिया फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। तो उस हिसाब से 33% हमारे इंडिया में फॉरेस्ट होना चाहिए, जो एक्चुअल में है 22%। द लाइवहुड ऑफ द मिलियन ऑफ पीपल हु लिव ऑन द फ्रिज ऑफ दिस फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन इट। तो जितने भी जो फॉरेस्ट के आसपास में लोग रहते हैं, जो है आदिवासी लोग रहते हैं, फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं कुछ लोग, तो उनकी ज़िंदगी ये फॉरेस्ट पे डिपेंड है। अगर फॉरेस्ट कम हो गया तो इनकी जो है लाइफ पे बहुत अफेक्ट होगा। अ पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म एज अ वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट फॉर अदर नॉन एग्रीकल्चर यूज़। वेस्ट लैंड में जैसे मैंने आपको बताया था रॉकी आता है, एरिड आता है, डेजर्ट एरिया आता है, और कंटिन्यूस यूज़ ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स। तो अगर हम जो है कोई भी ज़मीन का लंबे समय तक के उपयोग करते हैं, उसकी अगर बिना केयर किए, तो इसकी वजह से क्या होता है, कंजर्वेशन जो है उसका करना ज़रूरी है, या अगर नहीं करते कंजर्वेशन तो उसका वहाँ का लैंड का डिग्रेडेशन होता है, लैंड की क्वालिटी जो है ख़राब हो जाती है, जिसके वजह से सोसाइटी पे और इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। लैंड डिक्लेरेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। वी हैव शेयर आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन एंड विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशन। जो ज़मीन थी तो हमने जो है खुद तो बनाई नहीं है, ये पहले से जो हमारे पूर्वज ने हमें ज़मीन दी है, और हमें जो ये ज़मीन को, ये लैंड को जो आगे के जनरेशन को पास ऑन करना है। 95% ऑफ आवर बेसिक नीड जो है फूड, शेल्टर, क्लोथ, और ये सब हमें ज़मीन से मिलता है। ह्यूमन एक्टिविटी हैव नॉट ओनली बॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट ऑल्सो aggravated the pace of natural force
टू कॉज डैमेज ऑफ द लैंड। तो जो लैंड का डैमेज है वो नेचुरली भी होता है, ठीक है, लेकिन ह्यूमन की जो एक्टिविटी है, तो हमने डिग्रेडेशन जो है वो तो किया ही किया है, और जो नेचुरल जो प्रोसेस था जिससे लैंड का डिग्रेडेशन होता था, इसको भी हमने बहुत बढ़ा दिया है। एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 130 मिलियन हेक्टर ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया। तो अभी जो है डिग्रेडेड लैंड इंडिया में 130 मिलियन हेक्टर है, जो इंडिया का 28% लैंड बनता है। 56% ऑफ इट इज़ वाटर इरोडेड। तो 56% जो है 28% जो इंडिया का भाग है, तो उसका 56% जो है तो वाटर इरोडेड एरिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये चार्ट में 56 जो है वाटर इरोडेड एरिया है, और फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया, जो फॉरेस्ट को डिग्रेड किया है वो 28% बन गया है। सलाइन एंड अल्कलाइन एरिया, तो ये बन गया है 6%, और विंड इरोडेड एरिया ये बन गया है 10%। तो विंड इरोडेड एरिया जहाँ पे जो है झाड़ अगर कम हो जाते हैं, फॉरेस्ट वहाँ से काट लिया जाता है, तो हवा के साथ साथ वहाँ की मिट्टी भी इरोड हो जाती है, और वहाँ की जो है ज़मीन की क्वालिटी पुअर हो जाती है, तो वो विंड इरोडेड एरिया में आता है। सलाइन एंड अल्कलाइन एरिया जहाँ पे इरिगेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसा पंजाब और हरियाणा में, तो वहाँ की ज़मीन जो है बोरवेल का आप पानी यूज़ करते हो, ट्यूबवेल का पानी यूज़ करते हो, वहाँ पे जो होता है नमक रहता है, ठीक है। तो उसकी वजह से ज़मीन पे नमक बैठना शुरू हो जाता है, और ज़मीन में लीचिंग भी शुरू हो जाती है, ज़मीन के अंदर जाना भी शुरू होता है। तो वहाँ पे आप एक सफ़ेद परत देख सकते हो ज़मीन के ऊपर, तो वो जो ज़मीन है वो सलाइन हो जाती है और अल्कलाइन हो जाती है, और वहाँ की जो है फर्टिलिटी कम हो जाती है, कम उपजाऊ हो जाती है ज़मीन। फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया, फॉरेस्ट काट लोगे आप तो वो एरिया भी डिग्रेडेड होता है। और वाटर इरोडेड एरिया, नदी के आसपास के एरिया, जब बाढ़ आती है तो वहाँ पे जो है पूरा पानी से इरोडेड हो जाते हैं। तो ये 56% ये एरिया है। माइनिंग साइट आर अबंडेंट आफ्टर एक्सकेवेशन, तो आप तो आसपास में देख सकते हो हमारे चंद्रपुर में कितनी सारी माइनिंग जो साइट है, वहाँ पे एक बार माइनिंग हो गई, वहाँ का जो है पूरा कोयला निकाल लिया गया, तो उसके बाद में उसे वैसे ही छोड़ दिया जाता है। तो ऐसा जो झारखंड में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, एमपी में होता है। तो डिफॉरेस्टेशन भी होता है माइनिंग की वजह से। जो फॉरेस्ट एरिया जहाँ पे कोयला होता है, तो फॉरेस्ट को पहले क्लियर किया जाता है, फिर वहाँ से माइनिंग की जाती है। तो अभी जो ताड़ोबा का इशू चल रहा है, तो ताड़ोबा में का कुछ एरिया माइनिंग के लिए जो देने की बात चल रही है, तो वहाँ पे जो इन्वायरमेंट से जो जुड़े हुए लोग हैं, तो इन्वायरमेंटलिस्ट, तो ये लोग वहाँ पे अपोज कर रहे हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो है लैंड का इरोजन जो हो रहा है, तो ओवर ग्रेजिंग की वजह से। मान लीजिए ये ऐसा कुछ पेड़ है, ये पेड़ है, ठीक है। तो ये पेड़ जो है पानी से और हवा से जो इरोजन होता है, तो इससे जो है ज़मीन को बचाएंगे। लेकिन यही पेड़ को अगर जानवर खा लेंगे और ये छोटे छोटे बचेंगे, तो फिर विंड इरोजन और सॉइल विंड इरोजन, वाटर इरोजन से जो है बचा नहीं पाएगा पेड़, तो इसकी वजह से भी इरोजन होता है। तो ये जो है महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में बहुत ज़्यादा होता है। मिनरल प्रोसेसिंग, तो मिनरल की जब प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे लाइमस्टोन को ग्राइंड करते पीसते हैं, तो सीमेंट फैक्ट्री के यूज़ में लाने के लिए, या फिर कैल्साइट को जब पीसते, कैल्साइट या सोपस्टोन को पीसते हैं सिरेमिक बनाने के लिए, टाइल्स वगैरह बनाने के लिए, तो ह्यूज क्वांटिटी की जो डस्ट मिलती है, जो हवा में जाके मिल जाती है। तो ये डस्ट जो है फिर बाद में बारिश के साथ में या फिर बाद में सेटल होती है, तो ज़मीन पे सेटल होती है या नदी में आके बैठती है, तो ये पोल्यूट करती है ज़मीन को, पानी को, ठीक है, हवा को पोल्यूट करती है। जब ये ज़मीन पे आके बैठती है तो एक परत बना देती है, एक लेयर बना देती है, जिसके बाद जो है बारिश जब आती है तो ये बारिश का पानी उसके अंदर मुड़ नहीं सकता है, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन नहीं हो सकता है, और फिर वो पानी जो है बह के नदी में जाएगा, नदी से बाद में समंदर में जाएगा और वो वेस्ट हो जाएगा। तो ग्राउंड लेवल का जो पानी रिचार्ज नहीं हो पाता है। इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एज वेस्ट हैव बिकम द मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इंडस्ट्री के जो है वजह से भी जो है इन्फ्लुएंस की वजह से बहुत सारा लैंड और वाटर पोल्यूशन होता है। इसका एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। चंद्रपुर में थर्मल पावर प्लांट है, तो जो है जलने के बाद में, कोयला जलने के बाद में जो फ्लैश रहती है, जो चिमनी से बाहर निकलती है, कई बार आप देखोगे बारिश में कि आपकी गाड़ी पे जो है एक ग्रे कलर का जो है कुछ गिरा रहेगा, ऐसा थोड़ा बन के रहेगा बारिश के पानी के साथ में, तो ये है फ्लाई ऐश। तो ये फ्लाई ऐश जो है पानी को, हवा को और ज़मीन को पोल्यूट करता है। तो ऐसे ही आप पड़ोली साइड जाओगे, वहाँ पे जो है प्लॉट्स है, वहाँ पे कोयला पड़ा रहता है, कोयला डंप होता है, तो ज़मीन भी अब जो है अगर पहले फर्टाइल थी तो अब फर्टाइल नहीं है।
देर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन को जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके हैं। तो इसमें से एक तरीका है अफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाओ, ठीक है। तो जंगल आप ज़्यादा लगाते हो उसको अफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो ये एक तरीका है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, तो आप जो है ओवर ग्रेजिंग नहीं करते हो, तो ये भी एक तरीका है जो है। विंड इरोजन, जो है विंड की वजह से जो मिट्टी जाती है, पानी की वजह से जो मिट्टी का इरोजन होता है, तो वो बच सकता है। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट, तो शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट क्या होता है, जैसे ये डेजर्ट एरिया है, जब यहाँ पे हवा चलेंगी तो और यहाँ पे जो है, ठीक है, ये एरिया है, तो ये है एग्रीकल्चर लैंड और अच्छी जगह है, फर्टाइल जगह है। तो जब हवा आएंगी तो ये हवा के साथ साथ ये धूल भी आएंगी, ठीक है, डेजर्ट एरिया की, और ये यहाँ पे बैठ जाएंगी, ये एरिया पे बैठेंगी, तो ये एरिया भी जो हो जाएगा तो अनफर्टाइल हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए यहाँ पे आप पेड़ लगा दीजिए। तो ये पेड़ जो है ये हवा के साथ आने वाली मिट्टी को रोक देंगे और सामने वाली ज़मीन को अनफर्टाइल होने से बचाएंगे, इनफर्टाइल होने से बचा लेंगे। सैंड ड्यून्स, तो सैंड ड्यून्स यानी क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे टीवी वगैरह में दुबई का या वहाँ का बताता है, तो ऐसे सैंड ड्यून्स रहते हैं जिसके ऊपर गाड़ी चलाते हैं। तो सैंड ड्यून्स जब ये ऐसे रहते हैं पूरा मट्टी के ऐसे जो टेकड़े जैसे रहते हैं, जब हवा चलती है, तेज़ हवा चलती है, तो ये मिट्टी पूरी यहाँ पे आ जाएंगी और पूरा जो है लैंड को, हवा को पोल्यूट करेंगे, पानी को पोल्यूट करेंगे। अगर यहाँ पे जो डेजर्ट में दूसरे पेड़ तो उग नहीं सकते, तो थॉर्नी बूशेस आप लगाते हो, जो कांटे वाले झाड़ लगा सकते हो, कैक्टस वगैरह, तो ये स्टेबलाइज कर देंगे, ठीक है, ये सैंड ड्यून्स को। और फिर जब हवा भी आएंगी तो मिट्टी को साथ में लेके नहीं जा पाएंगी। तो ऐसे आप कुछ मेथड यूज़ कर सकते हो। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, ठीक है, वेस्ट लैंड के बारे में हमने बताया था, जैसे मार्शी लैंड हो गया है, रॉकी लैंड, तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट अगर करेंगे तो। कंट्रोलिंग ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटिंग कैन रिडक्ट लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड सबअर्बन एरिया, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, हम आगे का जो इस चैप्टर का पार्ट है वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।